यस बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये होगा आपका इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वन डायमेंशन में आपका इलास्टिक कोलिजन किस तरीके से होता है। आज हम बात करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन को अगर थोड़ा मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करूं तो इलास्टिक कोलिजन होता था जिसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी सभी कंजर्व रहते थे। वहीं अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है आपका लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहेगी। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे इसकी डेरिवेशन को देखते हैं कि डेरिवेशन हमें किस तरीके से करनी है। इसके लिए हम वही कंडीशन मानते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और ये इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ मूव करता है, और इस सेम स्ट्रेट लाइन में एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है वो इनिशियल वेलोसिटी u2 के साथ मूव कर रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर इन दोनों में कोलिजन होगा और कोलिजन होने के बाद दोनों फिर से हमारे सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेशन के बाद जिस बॉडी का मास m1 था उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और जिस बॉडी का मास m2 था उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो ये कंडीशन जो है हमारे पास ये बिफोर कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन कंडीशन है। कोलिजन के दौरान दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहेंगी, और ये कोलिजन जो कंडीशन हमारे पास है वो है आफ्टर द कोलिजन। तो अब हमें देखना है कि अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो इस केस में जो वेलोसिटीज होंगी आफ्टर कोलिजन v1 और v2 वो हमारे पास किस तरीके से बनेंगी। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, अगर मैं परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन मान के चलता हूं कि हमारे पास जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडीज़ हैं वो कोलिजन से पहले तो आपकी सेपरेट रहेंगी। भाई इसका मास हमने m1 माना था, इनिशियल वेलोसिटी u1 मानी थी, इसका मास m2 था, इनिशियल वेलोसिटी u2 मानी थी। कोलिजन होने के बाद क्या होगा, अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन तो दोनों बॉडीज आपस में चिपक जाएंगी और एक कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगी, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी चीज़ हमारे पास नहीं है बेटा, ये केवल अजम्पशन है कि अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता तो ऐसा केस हमारे पास बनता, मगर ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हमारी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कोलिजन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से जैसे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही परफेक्ट हमारे पास क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन भी कभी पॉसिबल नहीं होता। जैसे बच्चों ने कल किसी ने पूछा था मुझसे कि सर ये मोमेंटम कैसे सेम हो गया, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी तो u1 u2 है, कोलिजन से बाद की वेलोसिटी v1 v2 है। तो हमने उसमें केस पढ़ा था बेटा लास्ट में कि अगर दोनों बॉडीज़ के मास बराबर होते हैं तो बॉडीज़ की वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही थी यहाँ पर। ठीक है जी, क्योंकि परफेक्ट कोलिजन की कंडीशन है, परफेक्ट कोलिजन प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगर हम मान के चले भाई कहीं ऐसी कंडीशन से मान के चलिए बिलियर्ड्स बॉल है आपकी, उन बिलियर्ड्स बॉल को आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाएं जहां पर बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो, तो उस केस में सपोज करो एक बॉल है यहाँ पर, ये रेस्ट में है, पीछे से दूसरी बॉल चल के आ रही है, तो अगर ये बॉल इससे स्ट्राइक करेगी तो दोनों का मास अगर बराबर है तो क्या होगा, ये वाली जो बॉल है ये रुक जाएगी और जो बॉल पहले रुकी हुई थी वो उस वेलोसिटी से चलेगी जिस वेलोसिटी से पहली बॉल चल रही थी। मगर यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितनी भी इसकी एनर्जी थी वो पूरी की पूरी ए बॉल की एनर्जी बी बॉल में ट्रांसफर होनी चाहिए, किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब दोनों बॉल आपस में टकराएंगे तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा, थोड़ी बहुत हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो इस ए बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें हम क्या देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी थी जब ये टकराया बी बॉल से तो हीट और साउंड की फॉर्म में डिसिपिएट हो गई। अगर कोई ऐसा रिजल्ट हम देखें जिसमें ये सब ना हो, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्शन हमारे पास किसी चीज़ का यहाँ पर है नहीं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन की। तो इनइलास्टिक कोलिजन में कंडीशन मैंने मान ली कि कोलिजन से पहले कंसेप्ट ये था कि एक बॉडी ए जिसका मास m1 था जो इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रही थी, एक बॉडी बी जिसका मास m2 था जो इनिशियल वेलोसिटी u2 से चल रही थी। हमने अज्यूम किया था कि जो u2 है उसकी वैल्यू लेस है u1 से, तो दोनों स्ट्राइक करेंगी, आपस में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद दोनों इस तरीके से सेपरेट होंगी। m1 की वेलोसिटी बाद में v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी बाद में v2 हो गई। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर ये कोलिजन परफेक्ट इनइलास्टिक है तो उस केस में क्या होगा कि दोनों बॉडीज कोलाइड होने के बाद एक दूसरे से स्टिक करेंगी और स्टिक करने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगी। बट परफेक्शन यहाँ पे हमारा अटेम्प्ट नहीं होगा, तो हम कंडीशंस को लेके चलते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, मगर लीनियर मोमेंटम हमारा कैसा रहेगा बेटा, कंजर्व। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है
वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस कोलिजन में हमारा मोमेंटम कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप इस डायग्राम में अप्लाई करेंगे। कोलिजन से पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या बनेगा बेटा, m1u1 प्लस m2u2, और कोलिजन के बाद का ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम हमारे पास है। आफ्टर कोलिजन क्या बनेगा, दोनों का मास जुड़ गया आपस में, m1 प्लस m2 दोनों ऐड हो गए, ये m1 है ये m2 है, और कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास v, ये आफ्टर कोलिजन केस हो गया। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो रिजल्ट क्या बनेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v। यहाँ से आपको v की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। तो दिस इज द वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज मूविंग आफ्टर द परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। अगर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी, जिस वेलोसिटी के से दोनों बॉडीज कोलाइड होने के बाद जो आपस में स्टिक कर गई हैं वो कॉमन वेलोसिटी से हमारी क्या करेंगी, मूव करेंगी। अब अगर मैं मान के चलता हूँ कि कोलिजन परफेक्ट नहीं है, अगर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए कोलिजन परफेक्ट होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं भैया। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसके लिए डेरिवेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल के लिए अगर मैं कंडीशन मानूँ तो हमने अभी बोला यहाँ पर कि जब हम इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल जो इनइलास्टिक कोलिजन हमारे पास होगा उस केस में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी लॉस हो जाती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में, साउंड में, हीट में, लाइट में, जिसमें भी फॉर्म में लॉस होगी। तो हमें पता करना है कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी कोलिजन के दौरान लॉस होती है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर यही निकालेंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी चाहे वो हीट की फॉर्म में चली गई, चाहे वो लाइट की फॉर्म में चली गई, जिस भी फॉर्म में गई है उसको हमें देखना है। ठीक है जी, तो अगर मैं डायग्राम देखूँ यहाँ पर तो कोलिजन से पहले इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ m1u1 स्क्वायर हो जाएगी, इस बॉडी की हाफ m2u2 स्क्वायर हो जाएगी। तो कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u1 का स्क्वायर, क्योंकि पहले का जो हमारे पास कंडीशन ये है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो दूसरी बॉडी हमारे पास है, अब इस केस में भी हम कंडीशन एक मान के चलते हैं। क्या कंडीशन मान ली हमने भी, मान के चलिए ये बॉडी हमारे पास जिसका मास m1 है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो बॉडी हमारे पास मास m2 है वो इनिशियली किस पे है बेटा, रेस्ट पे, उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा, दोनों आपस में टकराई और दोनों आपस में क्या हो गई, स्टिक हो गई, इसका मास m1 इसका मास m2, और कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास v। तो अगर मैं मान के चलूँ कि ये जो कंडीशन हमारे पास है ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, तो इसमें क्या बनेगा बेटा, इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ m1u1 स्क्वायर, इसकी कितनी होगी, हाफ m2u2 स्क्वायर, u2 की वैल्यू कितनी, 0, तो इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। कोलिजन के बाद कितनी होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी हमारे पास, दैट इज सपोज टू बी E2 हाफ, दोनों का मास हमारे पास क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास, v का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ से अगर मैं देखूँ तो v की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है, मैं इसी इवेंट पे मानता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है 0 मान ली मैंने, तो मैंने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकाल ली कोलिजन के बाद की, और इस फाइनल वेलोसिटी को मैं यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में रख देता हूँ v की जगह पे। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो E2 होगा दैट इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस में m2, वेलोसिटी की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो कितनी थी बेटा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, बट यहाँ पर u2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो अगर आप यहाँ पर u2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो इक्वेशन में केवल क्या बचेगा हमारे पास, m1u1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इसको सॉल्व करेंगे, E2 इसका स्क्वायर करना है बेटा क्योंकि v का स्क्वायर हमारे पास है, तो E2 क्या बनेगा, 1/2 m1 प्लस में m2 m1u1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। ठीक है जी, हमारे पास क्या बचेगा, E2 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस में m2। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और ये हमारे पास क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब अगर एनर्जी में लॉस हुआ है तो सीधी सी बात है भैया, पहली एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा, और दूसरी एनर्जी कैसी होगी, कम। काइनेटिक एनर्जी है, अगर लॉस हुई है तो क्या करेंगे, लॉस कैसे निकलेगा बेटा हमारे पास, देयरफॉर
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू एनर्जी बिफोर कोलिजन E1 माइनस एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि पहले की ज़्यादा रहेगी और बाद वाली कैसी हो जाएगी बेटा हमारे पास कम। तो पहले की एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, माइनस बाद की एनर्जी कितनी है हमारे पास m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में 2 m1 प्लस में m2। ठीक है बेटा, इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई किससे 1/2 कॉमन ही ले लो बेटा, यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो मल्टीप्लाई क्या होगा m1 प्लस में m2 माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा हमारे पास m1 प्लस में l2। ठीक है जी, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यहाँ पर 1/2 कॉमन है, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर होगा इन इलास्टिक कोलिजन में, वो कितना आएगा हमारे पास m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस में m2। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कि कितनी एनर्जी हमारी लॉस होगी जब एक बॉडी क्या करेगी बेटा हमारी इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आई? पॉज करना वीडियो को, पॉज।